हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम वीडियो लेकर आए हैं जो 12th क्लास के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट गीत है। और ये गीत हमारे जो कवि हैं छायावादी युग के आधार स्तंभ, इसके आधार जो प्रेरणाता कहा जाता है इनके लिए जयशंकर प्रसाद जी हैं। और जयशंकर जी प्रसाद द्वारा जो कविता संग्रह है लहर, उससे एक गीत लिया गया है। आज की कविता का शीर्षक गीत है, तो आज वही गीत हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी गीत को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं गीत। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये है लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग आमंद पिए, अलकों में मलयाज बंद किए, तू अब तक की सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी, बीती विभावरी जागरी। जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में जो हमारे कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, उन्होंने जो प्रकृति है उसका सुंदर वर्णन किया है और उसको मानवीकरण कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो कविता है इसमें मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। जो प्रकृति का दृश्य है उसमें हर स्थान पर जो कवि है उसने प्राकृतिक वस्तुओं को मानवीकरण अलंकार में परिवर्तित कर दिया गया और जो उसकी क्रियाकलाप है मानवीय क्रियाकलापों से सम्मिलित किए गए, उसके द्वारा उसकी तुलना की गई है। तो देखिए क्या कहती है, बीती विभावरी जागरी। यहाँ जो एक सखी है वो दूसरी सखी से क्या कहती है वो सुनिए। बीती मानी समाप्त हो गई, विभावरी मानी रात्रि, जागरी मानी जागने का मतलब होता है उठना, री है एक संबोधन। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, रात्रि जो है, जो रात है वो समाप्त हो गई है, बीत गई है और अब तुम उठ जाओ क्योंकि सुबह होने वाली है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर मानी आकाश, पनघट पानी भरने का स्थान। अब जो है नया समय है, आधुनिक समय है, तो इस समय में हमें पनघट देखने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन जो पुराना समय था उसमें जो स्त्रियां थी वो अपने अपने घरों से जो खाली बर्तन होते थे उनको ले जा करके पानी भर करके लेके आती थी, तो उस स्थान को पनघट कहा जाता था। तो यहाँ पर जो आकाश है उसकी तुलना यहाँ पर कवि ने पनघट से की है। मैं मानी में, डुबो रही मानी डुबा रही है, तारा मानी तारे, घट मानी घड़ा। ये जो तारे हैं उनकी तुलना जो है वो घड़ों के साथ की गई है, मटके के साथ में की गई है। उषा मानी सुबह, नागरी मानी चतुर। तो जो उषा है मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं, प्रातः कहते हैं, भोर भी कहते हैं, ये पर्यायवाची शब्द है। तो उस उषा की बात की गई है और उस उषा को एक सुंदर चतुर स्त्री के रूप में कवि ने यहाँ पर कंपेयर किया है, तुलना की गई है। तो एक सखी दूसरी सखी से उठाते हुए कहती है कि हे सखी उठो, रात्रि जो है वो समाप्त हो गई है, सुबह हो रही है और तुम अब जाग जाओ। जो अब इसकी जो हिंदी है, यहाँ से व्याख्या जब हम निकालते तो यहाँ से निकालेंगे, तो वो अपनी सखी को बताती है उषा नाई जो सुबह रूपी सुंदर स्त्री है, वह अपने तारा रूपी जो घड़े हैं उनको आकाश रूपी पनघट में धीरे धीरे डुबो रही है। अर्थात यहाँ पे कवि ने ये बताया जो सुंदर चतुर स्त्रियां होती थी प्राचीन काल में, वो अपने जो खाली रात के बर्तन होते थे उनको ले जाती थी और पनघट पे धीरे धीरे करके उसमें अपने घड़ों को डुबोती थी। उसी प्रकार से जो आकाश में जो तारे हैं वो धीरे धीरे एक एक करके छुपते जा रहे हैं। तो इसी के यहाँ पर कवि ने कहा
कि जो उषा रूपी सुंदर स्त्री है वह अपने तारे रूपी घड़ों को धीरे धीरे करके आकाश रूपी पनघट में डुबो रही है। खग कुल कुल सा बोल रहा। खग मानी पक्षी, कुल मानी समूह वंश, कुल कुल मानी अनेक प्रकार की आवाजें, तरह तरह की आवाजें। चिड़िया अलग आवाज करती है, कौवा अलग आवाजें करता है, और जितने भी पक्षी हैं सबकी अपनी अलग अलग बोलियां हैं। तो कुछ सा मानी के समान, बोल रहा मानी बोल रहा है। किसला मानी पूर्व दिशा, का मानी का, अंचल मानी आंचल, डोल रहा मानी कंपित हो रहा है, हलचल हो रही है। लो मानी लो, यह मानी यह, लतिका मानी लता बेल, भी मानी भी, भर लाई मानी भरकर ले आई। मधु मानी रस, मुकुल मानी नई कलियां, नवल मानी नई, रस मानी रस, गागरी मानी गगरी। तो यहाँ पर जो कवि है वो बता रहा है प्रकृति में क्या क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं सुबह होने पर, दिन निकलने पर, और वही स्त्री जो है अपनी सखी को जो जगा रही है वह भी उसे समझा रही है। और क्या कहती है, खग कुल कुल सा बोल रहा, तो कह रही है हे सखी उठो और देखो जो सुबह है वो हो रही है, और जो पक्षी है, जो पक्षियों का समूह है वह अपने घोंसलों को छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर अनेक प्रकार की आवाजें करते हुए जा रहा है। अर्थात कवि यहाँ पर ये बताना चाह रहा है, जब पनघट में घड़ों को डुबोया जाता है तो पानी में घड़ों के डूबने से एक अलग प्रकार की जो आवाज होती है, जो ध्वनि होती है, जो गुड़गुड़ जैसी आवाज होती है, तो उसका जो पक्षी बोल रहे हैं, जो पक्षियों का समूह बोल रहा है कुल कुल सा, तो उसकी जो तुलना की गई है जो खाली घड़े से निकलने वाली आवाज है उसके साथ की गई है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि जो पक्षी है वो कुछ अनेक प्रकार की, जो पक्षियों का समूह है, अलग अलग प्रकार की आवाजें करते हुए अपने घोंसलों को त्याग करके सुबह होने के कारण अपने लक्ष्य की ओर, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। जिस प्रकार से खाली घड़ों से आवाजें निकलती हैं। किस लय का अंचल डोल रहा। फिर कवि ने कहा कि जब सवेरा हुआ, जब पक्षी अपने स्थान को छोड़ करके अपने लक्ष्य की ओर जाने रहे, अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, तो इस कारण से प्रकृति में अनेकों प्रकार की हलचल उत्पन्न हो गई है। लो यह लतिका भी भर लाई। लो मानी लो, यह मानी यह, लतिका मानी बेल, भी मानी भी, भर लाई मानी भर कर ले आई। तो वो कवि कह रहा है, उधर सखी अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी देखो, ये जो लता है, लता रूपी जो स्त्री है, वह भी, जिसकी कल गागर खाली थी, वह भी सवेरा होने पर अपनी जो कली रूपी गगरी थी उसको भर करके नए रस से ले आई। अर्थात जो कली थी, जो नहीं खिली हुई थी, वह भी सवेरा होने के कारण नए रस से, नए मकरंद से, नए पराग से युक्त होकर के वह पुष्प में परिवर्तित हो गई है। मधु मुकुल नवल रस गागरी। तो उधर सहेली कह रही कि हे सखी देखो, ये जो लता थी, जो बेल थी, वह भी अपनी जो गगरी थी, जो कली थी, वह मधु मानी रस, मुकुल मानी गगरी, नवल मानी नई, रस मानी रस, गागरी मानी गागरी। तो हे सखी, जो जिस बेल पर कल कलियां छोटी छोटी थी, अब वह रात्रि में पराग से, रस से युक्त हो गई है, मकरंद से युक्त हो गई है, और उन्होंने भी अपने जो नई गगरी है उसको रस से भर लिया है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहाग। अधरों मानी होठों, में मानी में, राग मानी गीत, अमंद मानी कभी भी फीका न पड़ने वाला जीवन रूपी गीत, पिए मानी बंद किए हुए, अलकों मानी जुल्फों में, बालों में, या लट कह सकते हैं, में मानी में, मलयज मानी खुशबूदार सुगंधित चंदन की वायु, बंद मानी बंद, किए मानी किए हुए, तू मानी तू, अब तक मानी अभी तक, सोई मानी सोई, है मानी है, आली मानी सखी, आंखों मानी आंखों, में मानी में, भरे मानी भर करके, बिहाग मानी रात्रि के अंतिम पहर में गाए जाने वाले एक प्रकार का गीत, री मानी संबोधन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सखी है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, अधरों में राग अमंद किए, कि तू इतनी बेखबर होके सो रही है
कि जो जीवन रूपी जो कभी समाप्त न होने वाला, कभी न फीके होने वाला गीत है, उसको तूने अपने होठों में बंद किया हुआ है। इसका मतलब ये है, अर्थात जो सखी है वो ये बता रही है कि हे सखी, जब तुम उठोगी और जो यहाँ प्रकृति का जो सुंदर दृश्य है उसको देखोगी, जो जीवन का गीत है उसको सुनोगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम अभी तक सोई हुई हो और जो जितनी हलचल है, जितना खूबसूरत नजारा है, उस दृश्य को तुमने पीछे छोड़ दिया है, तुम उसका आनंद नहीं ले पाई हो। जो जिंदगी का जो गीत है वो तुम्हारे होठों में बंद है, क्योंकि जब व्यक्ति सोया हुआ होता है तो वो दुनिया के अपने आसपास के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उससे बेखबर होता है, और जैसे व्यक्ति जागता है तो वो दिन की दैनिक क्रियाओं में लग जाता है, तो जीवन का जो गीत है वो प्रारंभ हो जाता है। तो इसी गीत के लिए यहाँ पर सखी ने कहा है, अधरों में राग अमंद पिए, कि हे सखी, जो तुम्हारे होठ है उसमें जीवन का कभी भी फीका ना पड़ने वाला गीत जो है वो बंद है। अलकों में मलयज बंद किए, और हे सखी, जो तेरी जुल्फे हैं उसमें जो चंदन की खुशबू है, जो खुशबूदार हवाएं हैं, वो तेरी लटों में, तेरी जुल्फों में बंद है। अर्थात हे सखी, तो जो प्रकृति की जो सुंदर ऑक्सीजन है, जो प्राण वायु है, उसको अपने बालों में बंद किए हुए सो रही है। तू अब तक सोई है, यानी कि हे सखी, तू अब तक सो रही है। प्रकृति में पल पल नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, पक्षी अपने घोंसलों से जा रहे हैं, तितलियां फूलों पे मड़रा रही हैं, भौरे फूलों पर गुंजायमान हो रहे हैं, सूरज की किरणें फैल रही हैं, लालिमा आकाश में छा रही है, और तू इतने सुंदर दृश्य को खो रही है और तू अपनी तरफ सो रही है। आंखों में भरे बेहागरी, हे सखी, जो तेरी आंखें हैं उसमें रात्रि की खुमारी अभी तक समाई हुई है, तेरी आंखों में अभी भी नींद का नशा छाया हुआ है, बल्कि अब ये सोने का समय नहीं है, अब ये जाग जाने का समय है, क्योंकि रात्रि व्यतीत हो चुकी है।